क्या एक स्टार्टअप का प्रॉफिटेबल होना जरूरी है उसके फाउंडर के लिए और उसके इन्वेस्टर्स के लिए? क्या ये जरूरी है कि एक स्टार्टअप तभी अपने इन्वेस्टर को पैसा कमा के देगा जब वो प्रॉफिटेबल होगा? शार्क टैंक इंडिया जो करोड़ों लोगों ने देखा, उस पे हजारों लोगों ने फंडिंग उठाई। क्या शार्क्स का पैसा तभी वापस आएगा, तभी उनका पैसा जो है वो मल्टीपल होगा जब वो ये सारे बिजनेसेस जिनके ऊपर इन्वेस्ट किया गया है ये सारे प्रॉफिटेबल होंगे? तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत बड़ा स्कैम है और ये स्कैम लीगल है और ये स्कैम एट द एंड आपकी जेबों में से पैसा निकलवाएगा और फाउंडर्स और इन्वेस्टर का पेट भरेगा। शार्क टैंक इंडिया में दो जजेस जिनके बिजनेसेस उनके खुद के प्रॉफिट के वादे हैं, जिसमें मामा अर्थ और जोमेटो, लेकिन कैसे इनके फाउंडर्स जो है वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। इसमें मैं आपको कुछ और एग्जांपल दूंगा, लेट्स से पेटीएम, उबर, ये सारे एग्जांपल, ये सारे बिजनेसेस कंटिन्यूसली लॉस में है, लेकिन इनके फाउंडर्स और इनके इन्वेस्टर ने इनसे बहुत ज्यादा पैसा बनाया है। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि एक तरफ इनके इन्वेस्टर और इनके फाउंडर्स तो पैसा कमा रहे हैं लेकिन ये बिजनेस भी कंटिन्यूसली लॉस में जा रहे हैं? इसमें हम एक उबर को एज एन एग्जांपल लेते हैं। उबर ने 2020 में $6.1 बिलियन का लॉस किया। देन इसने 2022 में $9.1 बिलियन का लॉस किया और 2023 में 1.1 बिलियन में ये प्रॉफिटेबिलिटी में गई। तो ये सब जो है, ये सारी गेम कैसे चल रही है, इस सारे स्कैम को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल की मदद लेनी होगी कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है। कैसे जो है वो फाउंडर्स को भी पता होता है कि ये बिजनेस कभी प्रॉफिट में नहीं जाएगा, कैसे इन्वेस्टर को भी पता होता है कि ये बिजनेस कभी प्रॉफिट में नहीं जाएगा, फिर भी इससे पैसा निकाला जाता है। सो इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लेट्स से मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है शहाब स्टूडियो। मैं एक बैंकर के पास जाता हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास, उसको बोलता हूँ कि मैंने फंडिंग रेज करनी है, मैं अपनी जो है वो फर्स्ट फंडिंग रेज करने जा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट बैंकर का मतलब ये है कि जैसे लेट्स से प्रॉपर्टी डीलर होता है, ये ब्रिज का रोल प्ले करता है बिटवीन इन्वेस्टर एंड कंपनी के दरमियान, और इस ये उस इन्वेस्टमेंट में से कुछ परसेंटेज देता है, लेट्स से 1% 2% जो भी एग्री हुआ होता है। लेट्स से मुझे एक मिलता है इन्वेस्टर XYZ, एक इन्वेस्टर है और वो मुझे जो है वैल्यूएशन पे देता है, मेरी 5x मेरी रेवेन्यू के वैल्यूएशन पे मुझे फंडिंग दे देता है। मैं अपना 10% डिल्यूट करता हूँ और 2.5 करोड़ जो है वो उससे ले देता हूँ। जो अब मेरी कंपनी की वैल्यूएशन हो गई है 25 करोड़। मैंने अपने रेवेन्यू का जो 5 करोड़ था उसका 5x जो है वो लिया है। इस पे मुझे हेल्प की है एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने। अब मैं इस 2.5 करोड़ को जो है वो मार्केटिंग में लगाऊंगा, मैं इन्फ्लुएंसर को हायर करूंगा, मैं जैसे भी मार्केटिंग करके एड्स रन करूंगा, सोशल मीडिया पे एड्स रन करूंगा, मैं डिफरेंट वॉचर्स दूंगा, डिफरेंट जो है वो मैं अपने यूजर्स को डिस्काउंट्स दूंगा और मैं इससे 20 करोड़ रुपए की सेल करने में कामयाब हो जाता हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ पे सेल की बात की है, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं की। मैंने सिर्फ अपना पैसा जो है वो बर्न किया है और 20 करोड़ की सेल लेके आया हूँ। अब मैं सीरीज 2 जो है वो रेस करने जा रहा हूँ ताकि जो है मैं अगेन इन्वेस्टमेंट उठा सकूँ अपनी नई वैल्यूएशन पे, क्योंकि पुरानी वैल्यूएशन थी वो थी मेरी 25 करोड़ पे, क्योंकि मेरी सेल जो थी वो सिर्फ 5 करोड़ रुपए थी। लेकिन अब मेरी सेल जो है वो 20 करोड़ रुपए हो गई है और मैं जो है वो अगेन अब मुझे पता है कि मेरी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में कि क्या वो लोग पागल हैं? क्या वो लोग जो इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं या इन्वेस्टर वो इस चीज़ को नहीं देखते कि ये कंपनी जो है वो लॉस में है और वो सिर्फ जो है वो रेवेन्यू की बेस पे जो है वो पैसा दे रहे हैं? तो देखिए, इन्वेस्टर जो है वो मोस्टली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मोस्टली इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ इन एंड एग्जिट देखता है। मतलब उसने अब इन होना है, जब ये कंपनी की वैल्यूएशन एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचेगी उसने एग्जिट हो जाना है। उसे नहीं लेना देना ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है या नहीं, वो सिर्फ देख रहा है कि ये कंपनी जो है वो कितनी सेल कर रही है। ये हर इन्वेस्टर की बात नहीं हो रही, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर जो है वो इसी स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। अब मैं अगेन एक फंडिंग रेज करने जाता हूँ। मेरी पिछली एक्स पे 5x पे मैंने फंडिंग उठाई थी, इस बार भी मैं 5x पे जो है वो फंडिंग उठाता हूँ, लेकिन इस बार जो है वो मेरी सेल है 20 करोड़ रुपए और मैं 5x के जो है वो फंडिंग उठाऊंगा अगर, देन
इट्स मीन कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन अब 100 करोड़ रुपए हो चुकी है, और वो बंदा जिसको मैंने अपना 10% दिया था 2.5 करोड़ के ऊपर, उसका 2.5 करोड़ बढ़ के आज 10 करोड़ हो चुका है। अगर वो यहाँ पे एग्जिट लेना चाहे तो वो ले सकता है, लेकिन अगर वो आगे और चलना चाहता है तो वो चलेगा। अब अगर ये पहले वाला बंदा एग्जिट ले लेता है, जो नया आने वाला बंदा है उसके माइंड में भी यही है कि मैं जब ये फंडिंग सी उठाएंगे, जब ये तीसरा जो है वो फंडिंग राउंड करेंगे, जब ये चौथा फंडिंग राउंड करेंगे, देन जो है वो मैं एग्जिट ले लूंगा। और ऐसे ये कंप्लीट चेन बनती जाती है। हर बंदा जो है वो इसी सोच के साथ आ रहा होता है कि जब इसकी जो है ये फंडिंग आएगी, देन इसका जो है जब ये अगले फंडिंग रेज उठाने जाएंगे, देन डेफिनेटली ये जो है वो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, देन जो है वो मैं एग्जिट ले लूंगा, मैं अपना जो है वो कुछ % स्टेक सेल आउट कर दूंगा। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला तब आता है जब इन्वेस्टर नहीं मिलता। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है लास्ट पे जाके, जब इन्वेस्टर जो है वो हाथ खड़े कर देता है कि भाई नहीं, खत्म, आपकी कंपनी ने इतनी वैल्यूएशन बढ़ा दी है अब, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। जब नेक्स्ट जो है वो इन्वेस्टर नहीं मिलता तो पिछले जो है वो इन्वेस्टर फंस जाते हैं। जो स्टार्ट से इन्वेस्टमेंट शुरू हुई थी वो तो एग्जिट होते जाते हैं, लेकिन जो अभी रिसेंट जिन्होंने जो है वो दी होती है वो बंदा फंस जाता है। अब इन बंदों को कैसे निकालना है, इन बंदों का एग्जिट कैसे करवाना है, अब फाउंडर ने जो है अपना जो है वो एग्जिट कैसे लेना है, तो यहाँ पे गेम आ जाती है आईपीओ की। अब जो है ये जाते हैं शेयर मार्केट में, ये अपना आईपीओ लॉन्च करते हैं, वो भी लॉन्च करते हैं एक बहुत भारी ओवर वैल्यू प्राइस के ऊपर, ताकि आम बंदों को आप इसका जो है वो स्टेक सेल किया जाए और वो आम बंदे खरीदे और इसका एग्जिट करवाया जाए हमारे इन्वेस्टर का। फाउंडर जो है वो अपना शेयर डिल्यूट कर देते हैं ताकि यहाँ से जो है वो पैसा बनाया जाए। अब ये एक अलग बात है कि कैसे जो है ये एक हाइप क्रिएट की जाती है, कैसे एक बबल क्रिएट किया जाता है कि ये कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसमें जो है वो कैसे लोगों को जहन को मैनिपुलेट किया जाता है कि ये कंपनी का जो है वो हमें शेयर प्राइस खरीदनी चाहिए, कैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर का जो है वो यूज़ किया जाता है, ये अलग बात है। लेकिन ये कंपनीज जो है वो ऐसे फिर आईपीओ लॉन्च करती हैं जिसमें पब्लिक जो है वो इनका शेयर खरीदती है, देन आफ्टर सम टाइम कुछ एक मंथ बाद या साल बाद जो है वो शेयर ऑलमोस्ट गिर जाता है। इसमें हम अगर पेटीएम की एग्जांपल लें तो पेटीएम का जब मार्केट शेयर प्राइस एक टाइम में 1700 रुपये का था, 1700 इंडियन रुपीज़ में पेटीएम का एक शेयर मिल रहा था जब लोगों ने इन्वेस्ट किया, और आज उसके शेयर की प्राइस ऑलमोस्ट 300 है। इसको सिंपली हम अगर एग्जांपल की मदद से समझिए कि 17 रुपये अगर आपने लगाए होते उस टाइम तो सिर्फ आज आपके 3 रुपये रह जाते थे। तो ऐसे जो है ये फाउंडर्स तो अमीर होते जाएंगे, फाउंडर्स ने अपना स्टेक सेल करना है, इन्वेस्टर अपना स्टेक सेल करेगा, और ये हज़ारों करोड़ की जो है वो वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ लॉन्च करेंगे और सारा जो है वो पैसा लोगों की जेबों से निकाल के अपने अपने घरों को ले जाएंगे, पेपर मनी को रियल मनी में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन एंड पे फंसेगा सिर्फ और सिर्फ आम बंदा, वो बंदा जिसको नॉलेज नहीं होगी, वो बंदा जो इनका शेयर जो है वो बाय कर लेगा। तो ये है सारी गेम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो है वो एक कंपनी का मल्टीपल जो है वो लगता है, कौन कौन सी बेसिस के ऊपर जो है वो मल्टीपल जो है वो कंसीडर किया जाता है। लेट्स से अगर आप एक एसेट सेल करने लगे हैं तो आपके एसेट का आपको मल्टीपल कैसे पता चलेगा कि ये कितने मल्टीपल पे जो है वो सेल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड इस तरह की मजीद बिजनेस एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे जो है वो फॉलो करें ताकि आपका जो है वो माइंड ग्रो हो सके। थैंक्स अगेन, अल्लाह हाफिज़।